नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत की इस श्रृंखला में। भारत भूगोल की इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे हिमालयन नदी तंत्र को, जिसमें हम 2 नदियों को देख चुके हैं। हिमालयन नदी तंत्र में 3 नदियों को पढ़ते हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से हम 2 नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो एक पार्ट है उसे हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे पार्ट को देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और कुछ जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे, और हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नदी कहां पर आकर मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है 4 जगहों 5 जगहों पर जहां वो बदलती रहती है, जैसे तिब्बत में सांगपो, अन्य नामों से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, फिर जो असम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और जब ये बंगाल में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे देखेंगे, और कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं इस वीडियो में, ध्यान से पढ़िएगा। और जो कुछ बातें नहीं लिखी हुई हैं वो हम बोलते हैं, जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और हम शुरू करते हैं अब, जिसमें से हम कुछ देख लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था। कल हमने यही पढ़ा था कि सिंधु नदी तंत्र जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसका उद्गम, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो सहायक नदियाँ कुछ हैं उसको देखे थे, और इसका नाम क्या है, किस किस राज्य में यानी किस देश में, जैसे बताए ही हैं तिब्बत में सांगपो वगैरह जो कहते हैं उसे हम देखेंगे। फिर जो ये गंगा नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, वो कैसे करती है उसे भी देखेंगे। अब एक बार हम मोटे तौर पर देख लें, जैसे भारत का मैप छोटा सा हम बनाते हैं, तो ये भारत का मैप हो गया। इतना ही मैप का काम है। ये तिब्बत में मानसरोवर के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। फिर उसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश है, मोटे तौर पर बना दिए हैं वैसे समझने के लिए। फिर जो ये नदी है ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से प्रवेश करते मतलब हिमालय के समांतर बहती हुई तिब्बत में, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवे से यू टर्न लेकर यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसका नाम बदल जाता है, इसे दिहांग कहते हैं। और जब ये असम में बहती है सदिया से और धुबरी तक तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, और ये जब बंगाल में पहुंचती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर उसके बाद में जो गंगा नदी हमारी है, गंगा नदी ऐसे प्रवाहित होती रहती है, और उसके बाद में जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तब इसका नाम भागीरथी हो जाता है। ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है देवप्रयाग में मिलन से। अलकनंदा नदी जो संतोपति हिमानी से निकलकर, और भागीरथी नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आती है। जैसे एक बार मोटे, ये अलकनंदा है और ये भागीरथी नदी है, ये देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में। फिर इसकी शाखा गंगा कहलाती है। और ये जब गंगा नदी, जैसे ये गंगा नदी बनी यहाँ पर, फिर गंगा नदी ऐसे प्रवाहित होती है, इसका नाम गंगा रहता है। फिर इसके जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है गंगा नदी तब इसका नाम पुनः भागीरथी हो जाता है, और जब ये बंगाल में प्रवेश करती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। और इसी में पद्मा में नदी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल में पहुँचती है तब जमुना नाम हो जाता है इसका। और पद्मा और जमुना मिलकर एक संयुक्त धारा का निर्माण करती हैं जिसका नाम मेघना है। और वहीं एक मणिपुर से एक नदी बराक नदी आकर इसमें मिल जाती है, तब इसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना की शाखा ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है, और दोनों नदियों की संयुक्त धारा से मिलकर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो इतना हम पढ़ चुके थे कल बहुत ही अच्छे तरीके से, और विधिवत से देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप। आज हम पढ़ेंगे
कितना पढ़ चुके थे, इसमें हम पढ़ चुके थे जैसे तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में जब ये पहुँचती है सऊदिया से धुबरी तक तो इसका नाम जो हो जाता है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब बांग्लादेश में पहुँचती है बांग्लादेश या बंगाल में सीमा पर तब इसका नाम जमुना हो जाता है। और यही जमुना नदी जो है जो पद्मा में मिल जाती है, पद्मा में मिलने के बाद में पद्मा ही एक शाखा आगे बढ़ती है। उसी पद्मा में एक मणिपुर से निकलकर आने वाली बराक नदी जो है वो पद्मा में मिल जाती है और पद्मा और बराक नदी की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और मेघना नदी ही जाकर जो बंगाल की खाड़ी है उसी में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए उसके तट पर और बंगाल की खाड़ी में अपना जल को प्रवाहित कर देती है। तो इतना पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर लगभग है। अब हम इसको मैप से देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तिब्बत का क्षेत्र है सांगपो जिसे कहा जाता है, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं से नदी ब्रह्मपुत्रा निकलती है। तब ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है जैसा कि लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश है, थोड़ा इसका साइज जो है छोटा कर लेते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से यूटर्न लेकर यांग्याब दर्रे से, जैसे यांग्याब ये नामचा बरवा है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में मुड़कर यांग्याब दर्रे से प्रवेश करती है। और जो इसका नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम दिहांग हो जाता है। किसका नाम? ब्रह्मपुत्रा का नाम। ये जब तिब्बत में थी तब इसका नाम सांगपो था। उसके बाद में जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर उसके बाद में असम में सादिया से धुबरी तक इसका नाम ब्रह्मपुत्रा रहता है, हो जाता है। फिर उसके बाद में जब ये बंगाल में पहुंचती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना नदी और जो गंगा नदी बंगाल में आती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। तो उसमें आकर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम क्या था? जमुना था। जमुना और मेघना मिलकर मेघना की एक शाखा आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद में मेघना नदी में आकर एक नदी मिल जाती है, पद्मा नदी का निर्माण करती है, पद्मा की शाखा रहती है। और उसी के बाद में एक नदी जो मिल जाती है पद्मा नदी में, बराक नदी। फिर उसके बाद में इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इतना हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं। इधर भी देख लीजिए जैसे जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इसका नाम सांगपो है। फिर जो चीन है, चीन की परियोजना है जांगमू परियोजना जो चीन द्वारा है। फिर उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में उटर्न लेती है नामचा बरवा से यांग्याब दर्रे से। फिर उसके बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं दाएं तरफ से सुबनसिरी है, कामिंग है और मानस है, तिस्ता है, जो इसकी दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां। वही बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां देबांग, लोहित, धनसिरी और कोयनी हैं जो इसकी सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब देखें हम तो जो अभी बताएं हम, बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है और ये आकर मिल जाती है पद्मा में, फिर मेघना का निर्माण करती है। फिर मेघना ही सुंदरबन के डेल्टा के रूप में निर्माण करती है लास्ट में। सुरमा घाटी असम में पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो सुरमा घाटी है असम में वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब जब हम लोहित नदी देखें, फिर उसके बाद में इसकी जो सहायक नदी लोहित है, फिर उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, माजुली द्वीप जो असम में एक नदी द्वीप है, इसी के नाम पर एक जिला है, माजुली जिला इसी के नाम पर है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर उसके बाद में जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, बार बार रिपीट करते हैं कि याद हो जाए, तो ये जब बांग्लादेश में पहुंचती है तब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है।
क्योंकि बार बार इसलिए बोलते हैं, बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ पर कौन सा नाम रहता है, कौन सी शाखा मिलकर संयुक्त होकर जो हमारा सुंदरबन का डेल्टा है उसका निर्माण करती है। गंगा नदी को कहाँ क्या क्या कहा जाता है, इसको लेकर बहुत ही परेशानी रहती है लोगों में, तो इसीलिए हम बार बार बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद में मेघना का निर्माण ही जो करती है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे पद्मा नदी हम देख चुके हैं। जैसे एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, बंगाल है। फिर उसके बाद में बंगाल या जिसे बांग्लादेश भी कहा जाता है। तो ये जब गंगा नदी है, गंगा नदी जब यहाँ पर पहुँचती है बंगाल में, तब इसे पद्मा कहा जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। फिर दोनों मिल जाती हैं तो पद्मा नदी की ही शाखा आगे बढ़ती है। फिर पद्मा नदी में एक नदी आकर मिलती है, बराक नदी, जो मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। फिर उसके बाद में जब बराक नदी मिल जाती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना नदी ही आगे संयुक्त धारा के रूप में बहती हुई सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। ढोलिया सादिया जो पुल है, लंबा नदी सड़क पुल है जो लोहित नदी पर है। और भूपेन हजारी पुल असम में है जो लोहित नदी पे है। और आगे हम देख लिए एक बार सामान्य परिचय के बारे में फिर से रिवीजन करें, बार बार इसलिए हम पढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, धनसिरी। मोहाना बंगाल की खाड़ी में जैसे सुंदरबन का निर्माण करते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ इस नदी का विस्तार है, तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम तिब्बत में यारलुंग या सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग या देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद में इसमें आकर नदियाँ मिलती हैं लोहित दिबांग नदी के मिलने से। फिर उसके बाद में जब लोहित और दिबांग नदी, लोहित तथा दिबांग नदी जब मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, मतलब दिहांग नदी में, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। फिर उसके बाद में बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आगे देखें, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। मुहाना बंगाल की खाड़ी में लंबाई 2900 किलोमीटर में 2900 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ देख चुके हैं, जो दाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, बाएं तरफ से आकर मिलने वाली हैं। दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी है, कामेंग या भरली है, मानस है, संकोच है, रायडेक है और धरला नदी है। और वही बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में देवांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, दिखू, धनसिरी, कामेंग और कपिली जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ। अन्य तथ्य की हम बात करें तो तिब्बत में यह पूर्व की ओर पश्चिम से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत के निकट हेयरपिन मोड़ बनाते हुए, हेयरपिन मतलब सेंटेक्सियल बैंड जो हिमालय का है, जो ऐसे सॉरी एक मिनट, जो हिमालय का सेंटेक्सियल बांड है उसी से प्रवेश करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में यांग्याब दर्रे से, जिसको हम पढ़ चुके हैं, वही जो बता चुके हैं वही लिखा है। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याब दर्रे से दियांग गाज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। यह नदी मार्ग परिवर्तन और अपरदन के लिए जानी जाती है। इस नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो जिला घोषित कर दिया गया है माजुली द्वीप को। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को एक बार यहाँ पर भी देखें, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकली, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होकर फिर उसके बाद में मेघना नदी का निर्माण करते हुए पद्मा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कई बार पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग। जो इसकी सहायक नदियां हैं, मानस नदी है उद्गम, मानस नदी का उद्गम अगर देखें हम तो मानस नदी का उद्गम तिब्बत, हिमालय और भूटान जो क्षेत्र में है उसका उद्गम होता है। फिर उसके बाद में भूटान से जो इसका मानस का नदी का उद्गम होता है। मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है।
मुहाना और उद्गम जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पर कोई नदी अपने जल को लास्ट में एक अंत में जाकर अपनी नदी के जल को प्रवाहित करके उसी में विलय हो जाती है। जैसे समुद्र में कोई नदी जाकर मिल जाती है तो उसका मुहाना हो गया। और उद्गम वह स्रोत है जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे उद्गम स्थल कहते हैं। विशेषता बात करें अगर हम मानस नदी की, तो मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। जैसा मानस वन्यजीव अभयारण्य से प्रवाहित होती है। जो मानस नदी है जो असम में पड़ता है, मानस वन्यजीव अभयारण्य उसी के पास से या उसी के बीच से होकर प्रवाहित होती है मानस नदी। अब हम दूसरी सहायक नदी की बात करें तो उसमें तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम चोलामू झील जो जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। ये याद रखिए, तीस्ता नदी का उद्गम जो होता है वो सिक्किम में होता है, यानी भारत में ही होता है। मुहाना की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना नदी में रंगपुर बांग्लादेश में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की बात करें रंगीत, इसका उद्गम सिक्किम से होता है जो रंगीत नदी है। यह छिप्रिका का निर्माण करते हुए जहाँ नदी रिफ्टिंग की जाती है। छिप्रिका उसे कहते हैं। छिप्रिका वो है, ये एक जलप्रपात का रूप होता है। जो जलप्रपात होता है वो विस्तृत होता है। छिप्रिका जो होती है वो पतली धारा के रूप में होती है। अब हम आगे बात करें तो जो दार्जिलिंग से गाज का निर्माण करती है, दार्जिलिंग कहाँ है, जो असम में, वो उसमें दार्जिलिंग जो है जो काफ़ी जाना जाता है चाय उत्पादन के लिए, उसी में गाज का निर्माण करती है। फिर प्रमुख शहर की बात करें तो जलपाईगुड़ी इसी के किनारे है। 1787 में पहले गंगा की सहायक नदी थी से पहले, जो हमारी कौन सी नदी है, तीस्ता नदी है। पहले ये 1787 से पहले गंगा में मिलती थी। फिर इसमें कुछ मोड़ आने के बाद में खुद स्थलाकृतियों के विकृति के कारण ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है, अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। लोहित नदी उद्गम तिब्बत में होता है। मुहाना सिक्यांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। खूनी नदी कहा जाता है। प्रमुख शहर किबिथु है। खूनी नदी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका जो रंग होता है वो खून के समान होता है। जब पीली मृदा होती है, जब उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, बारिश होने के कारण उसका रंग जो होता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण उसका रंग जो होता है लाल हो जाता है, इसीलिए इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। सुबनसिरी नदी की बात करें हम तो सुबनसिरी नदी है जिसका उद्गम होता है तिब्बत हिमालय में। मुहाना है जो ब्रह्मपुत्र में है, खलीलपुर। फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्र की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है जो है सुबनसिरी, पूर्ववर्ती नदी है हिमालय से पहले। जैसे पूर्ववर्ती नदी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती ये सब नदियां हैं जिसको हम आगे बता चुके हैं इसे क्या क्या कहते हैं। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं जो पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी वह है जो हिमालय से पहले निर्माण उसका हुआ है। जैसे ये हिमालय है, ये तो इसका निर्माण जो हुआ था वो हिमालय के निर्माण से पहले ही ये नदी मौजूद थी। उसके बाद में जो हिमालय हुआ है वो इसके मार्ग में हुआ है, तो ये हिमालय के निर्माण से पहले ही मौजूद थी। इसे पूर्ववर्ती नदी भी यानी पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अब हम धनसिरी नदी की बात करें। उद्गम लेसांग पर्वत चोटी से नागालैंड में। मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मिलती है। दिबांग नदी उद्गम जो होता है मिसमी जो पहाड़ी है तिब्बत में, मिस्पी पहाड़ी है जो तिब्बत में इसका उद्गम होता है। मुहाना सिक्यांग नदी अरुणाचल प्रदेश में है जो इसका मुहाना है दिबांग का। सहायक नदी की बात करें तो डम्स यमरा इसकी सहायक नदियां हैं। देबांग के बाद सिक्यांग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। देबांग के बाद ही सिक्यांग ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से जानी जाती है। जैसे दिबांग और सिक्यांग दो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, जो सिक्यांग नदी के दिबांग नदी के मिलने के कारण
इसका जो निर्माण होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसमें जब दिहांग नदी मिल जाती है तब उसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर उसके बाद में सिक्यांग नदी के धारा में आगे कुछ दूर तक बढ़ती है। फिर उसके बाद में जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम सदिया से डुबरी जो जिला है उसके बीच में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद में जब बंगाल में गिरती है, बांग्लादेश में जाती है, तब इसका नाम जमुना हो जाता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम बरांग नदी की बात करें, उद्गम नागालैंड मणिपुर की सीमा पर होता है। मोहाना मेघना नदी बांग्लादेश में होता है और जो प्रवाह है मणिपुर, असम, बांग्लादेश में सुरमा घाटी में बहती है। फिर उसके बाद में इस नदी की हम बात करें तो इस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 16 टिपाई मुख्य बांध है। इस पर मासिनराम एवं चेरापूंजी क्षेत्र है जो विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान है। मासिनराम और चेरापूंजी जो मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया में पड़ते हैं, खासी पहाड़ी में जो चेरापूंजी और मासिनराम है। यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक ही सेंटीमीटर की वर्षा होती रहती है, क्योंकि जो खासी की पहाड़ियाँ हैं वो कीप नुमा हैं, जिसमें मौसमी हवाएं जो होती हैं उसमें जाकर फंस जाती हैं और उस आसानी से निकल नहीं पाती हैं और ऊपर उड़कर उसका कंडेंसेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में वहीं पर वर्षा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक ही आंकी जाती है। वैसे तो 1300 कहीं कहीं लिखा है जो इसकी वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम कई बार मैप देख चुके हैं, क्योंकि मैप का ज़्यादा उपयोग किए हैं कि आसानी से समझ में आ जाता है मैप से। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी ये प्रवेश होती है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ होता है? असम में, सादिया से डुबरी तक जो इसका है। फिर इसके बाद में जो तिब्बत में है इसका नाम अभी सांगपो है। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। डुबरीगढ़ और सादिया तक इसका जो है, डुबरीगढ़ एक जो है स्थान है, फिर उसके बीच से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर उसके बाद में बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर आगे पद्मा की शाखा से मिल जाती है। पद्मा कौन सी शाखा है? यही गंगा की एक शाखा है जो आगे मिलकर पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है। और मेघना नदी का निर्माण कब होता है? पद्मा नदी को ही मेघना के नाम से जाना जाता है। कब जाना जाता है? जब पद्मा नदी में बराक नदी आकर मणिपुर की पहाड़ी से निकलकर मिलती है, तब मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण है वो किस नदी के रूप में अंत में उस जो डेल्टा का निर्माण है वो किस नदी के रूप में होता है लास्ट में? तो मेघना नदी के रूप में आगे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। लास्ट नदी एक शाखा जो कहलाती है मेघना नदी कहलाती है, जो संयुक्त शाखा है तो ब्रह्मपुत्र और गंगा की ही। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। बस ये वही सब है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये तो ऊपर ही वाला है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छे 2 वीडियो में इसे हम कवर किए हैं। उम्मीद है कि इस जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र कौन सी ऐसी नदी है जो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर उसके बाद में तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है ये पूछ लेंगे, तो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं असम में किस नाम से जाना जाता है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात पूछ लेंगे कि कौन सी इसकी दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, कौन सी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, कौन से गार्ज का निर्माण करती है, किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए।
भारत भूगोल की इस श्रृंखला में हम लगभग तो 18 क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से भारत भूगोल की श्रृंखला को पूरा करेंगे, जिसमें हम पूरे नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं भारत भूगोल की श्रृंखला में। जैसे हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में भारत के भौतिक विभाजन में हम देखे हैं उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला यानी हिमालयन पर्वत श्रृंखला। फिर उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान। फिर प्रायद्वीपीय भारत पढ़े हैं और प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ पढ़े हैं। फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट। फिर उसके बाद में हम नदी द्वीप को भी पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जिसको आप देखकर नोट्स बना सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा आपके लिए। उसके बाद में हम द्वीप को भी देख चुके हैं, जितने द्वीप भारत में हैं उसका अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे थे वो हिमालयन नदी तंत्र को पढ़ रहे थे। भारत में मुख्यतः 2 नदी तंत्र को पढ़ा जाता है, एक हिमालयन नदी तंत्र को, एक प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र को, जिसमें हम हिमालयन नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में, और 2 वीडियो में गंगा नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं, और वही 2 ही क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसे पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी का उद्गम कहाँ होता है, कौन सी नदी किस घाट से बहती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब की सागर की शाखा में गिरती है, ये सब हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आएगा आगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।